नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 हाइड्रोकार्बन भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। इसमें आप जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और आप जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, समावयवता, विरचन और इनके भौतिक गुणधर्म। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त शब्दों से परिचित हैं, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द एलएनजी द्रवित प्राकृतिक गैस, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन प्राप्त होते हैं, जो भूपर पट्टी के नीचे पाया जाता है। कोल के भंजक आसवन डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैसें तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती हैं। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। केरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। अभी आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इनको 3 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हो सकते हैं: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 3 प्रकार हैं: संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनको कई प्रकार से निरूपित किया जा सकता है: RH, RCH3, RCH2nR, यानी यहाँ N जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है। RR, यहाँ R क्या है? यहाँ R एल्किल समूह है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहते हैं। सबसे छोटा एल्केन जो है वो मेथेन है। इसका एक हाइड्रोजन हटा करके यदि आप CH3 से उसको विस्थापित कर देते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जिनका सूत्र होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन पर संकरण sp3 होता है। आकृति समचतुष्फल की होती है, जैसा आप देख रहे हैं ये समचतुष्फल की आकृति है, टेट्राहेड्रल। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बंध लंबाई कार्बन कार्बन बंध की 154 पिकोमीटर होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की 112 पिकोमीटर होती है। बंध ऊर्जा कार्बन कार्बन बंध की 82.67 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा 98.67 किलो कैलोरी पर मोल होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, इनका नाम एल्केन के रूप में लिखा जाता है, एल्क प्लस एन। पहला शब्द होता है एल्क और दूसरा शब्द होता है एन, दोनों को मिला करके एल्केन लिखा जाता है। अगर एक कार्बन है तो मैथ प्लस एन मेथेन कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन एथेन होता है, 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन होता है। यदि श्रृंखला हो तो लंबी श्रृंखला का चयन करके नामकरण किया जाता है। यहाँ देखिए आप, ये एक 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन यानी हेक्सेन का ये यौगिक है, और इसमें नंबरिंग हमने बाईं ओर से की है, 1 2 3 4 5 6।
इसमें दूसरे कार्बन पर, नंबर 2 कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और नंबर 4 पर आप देख रहे हैं एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये 4 एथिल और 2 मैथिल होगा, लेकिन जब इनका नाम लिखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द पहले आ रहा है, इसलिए इथाइल का ई आता है पहले और मिथाइल का एम पहले आने से हम 4 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन इसको लिखते हैं। अगर नंबरिंग इधर से की जाती दाहिनी ओर से तो 3 और 5 पर होता, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिस्थापी आते हैं उनका योग कम होना चाहिए, तो न्यूनतम योग और वर्णमाला के क्रम का ध्यान रखते हुए नाम लिखा जाता है। इस दूसरे उदाहरण में आप देखिए, इसमें 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यानी ये ऑक्टेन है। नंबरिंग दाहिनी ओर से की गई है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले नंबरिंग को देखिए आप, अगर दूसरी तरफ से नंबरिंग होती तो क्या होता। दाहिनी ओर से नंबरिंग में 3 पर 2 प्रतिस्थापी हैं तीसरे कार्बन पर, इसलिए 3 + 3, 4 पर 1 प्रतिस्थापी है, 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया, और 5 पे 1 प्रतिस्थापी है, कुल 15 योग आया। बाईं ओर से अगर नंबरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 पर 1 प्रतिस्थापी है, 5 पर 1 प्रतिस्थापी है, तो कुल योग 9 हुआ, और 6 पर 2 प्रतिस्थापी होने से 12 और 9 21 हो जाता है, जो ज़्यादा है। अपने को न्यूनतम योग देखना है, इसलिए नंबरिंग के लिए सही क्रम दाहिनी ओर से होगा। और इसमें तीसरे कार्बन पर 2 एथिल समूह है, चौथे पर 1 मैथिल समूह है और 5वें पर 1 आइसोप्रोपिल समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका नाम लिखेंगे हम 3,3 डाई एथिल 5 आइसोप्रोपिल 4 मैथिल ऑक्टेन। इसमें मैथिल का एम देखा गया है, आइसोप्रोपिल में पी नहीं देखा जाता, आई देखा जाता है, और एथिल का डाई एथिल में एथिल का ई देखा जाता है। इस प्रकार से हम नाम लिखते हैं। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि 10 कार्बन वाली श्रृंखला है, चौथे कार्बन पर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और 5वें पर सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, द्वितीयक ब्यूटिल समूह जिसको कहते हैं। नंबरिंग में आपको नंबर जो देना है वो आपने दिया इधर से, क्योंकि न्यूनतम योग आना चाहिए, तो नंबरिंग तो इधर से बाईं ओर से होगी। और लिखते वक्त 5 सेकेंडरी ब्यूटिल पहले लिखा जाएगा, क्योंकि बी इसका देखा जाता है ब्यूटिल ग्रुप का, और आइसोप्रोपिल का जो आई है उसको देखा जाता है। आइसोप्रोपिल को एक ही शब्द मानते हैं, इसलिए पी को ना देख के आई को देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 एथिल 2,2 डाइमेथिल पेंटेन की संरचना आपको अगर लिखनी है तो आप सबसे पहले 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बनाएंगे इस प्रकार से, फिर कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अब जब श्रृंखला आपने बना ली है तो आप चाहे बाईं ओर से नंबर दीजिए चाहे दाहिनी ओर से नंबर दीजिए, एक ही बात है। कार्बन 3 पर एथिल समूह जोड़ना है और कार्बन 2 पर 2 मैथिल समूह जोड़ने हैं, वो इस प्रकार से आपने जोड़ दिए हैं। 2 मैथिल समूह कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर 1 एथिल समूह आपने जोड़ दिया है। अब ये जो कार्बन है बिना हाइड्रोजन के दिख रहे हैं आपको, तो कुल संख्या 4 करते हुए इन पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी। यहाँ आपने इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ करके ये संरचना प्राप्त की है। तो हम सही संरचना कैसे लिख सकते हैं ये आपने जाना। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ये 2 संरचना सूत्र आपको लिखने को कहा गया है, यूपीएससी का नाम दिया गया है आपको 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेप्टेन और 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन का नाम आपको लिखना है। ये सबसे पहले हेप्टेन है, इसका मतलब 7 कार्बन की एक कार्बन श्रृंखला बना लीजिए और इसमें कार्बन नंबर 3 पर 4 पर और 4 पर 2 मैथिल समूह और 5 पर 1 मैथिल समूह, इस प्रकार कुल 4 मैथिल समूह आपको लिखने हैं। अब यदि नंबरिंग आप देखें, सही नाम अगर आपको लगता है कि नाम गलत है और सही नाम देखना चाहते हैं, तो आप अगर नंबरिंग दाहिनी ओर से करते हैं तो भी 1, 2, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 पे ही प्रतिस्थापी आते हैं। तो बाईं ओर से नंबरिंग करें चाहे दाहिनी ओर से नंबरिंग करें, बात एक ही है। दूसरा उदाहरण देखिए 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। इसमें आपने हेक्सेन की 6 कार्बन की श्रृंखला बना ली है और 2 पर और 5 पर एक एक मैथिल समूह आपने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आप 2 मैथिल समूह जब जोड़ चुके हैं और नंबरिंग आप अगर उल्टा करके देखना चाहें, दाहिनी ओर से नंबरिंग करना चाहें,
तो भी ये 2 और 5 पे ही प्रतिस्थापी आएगा, इसलिए ये नाम सही है, या ये जो संरचना सूत्र आपने बनाया है ये बिल्कुल सही है। हमने देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण और उनका नामकरण। अब हम जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार की समवायवता देखी जाती है। प्रथम 3 सदस्य मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, यानी ये कोई समवायवता नहीं दर्शाते हैं, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। यानी प्रथम 3 सदस्य जो हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन कोई समवायवता नहीं दर्शाते, लेकिन जो तीसरा सदस्य है ब्यूटेन, आप देख रहे हैं ब्यूटेन के 2 समवायव हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला है कार्बन की, 4 कार्बन की, और जो साकित श्रृंखला वाला ब्यूटेन है आइसोब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी में नाम है 2 मेथिल प्रोपेन। साथ ही आप देख रहे हैं इसका क्वथनांक दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन का 273 केल्विन और आइसोब्यूटेन का 261 केल्विन। ये इसका कारण ये है कि जब ब्रांचिंग होती है, शाखा हो जाती है, तो क्वथनांक कम होता है। पेंटेन जो अगला सदस्य है इस श्रृंखला का, उसके 3 समवायव संभव हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक 309 केल्विन, आइसोपेंटेन का क्वथनांक 301 केल्विन और नियोपेंटेन का क्वथनांक 282.5 केल्विन है। तो संरचना के आधार पर इनके गुणों में भी परिवर्तन आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला समवायवता और स्थिति समवायवता देखी जाती है। प्रश्न है, अणुसूत्र C6H14 वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समवायवों की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। आपको 6 कार्बन वाले एल्केन के समवायव लिखने हैं और उनका आईयूपीएसी नाम भी बताना है। देखिए इसके 5 समवायव संभव हैं। नॉर्मल हेक्सेन सीधी श्रृंखला वाला 6 कार्बन की एक श्रृंखला है। अगर आप 5 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं तो दूसरे कार्बन पर मैथिल ग्रुप ला सकते हैं, तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह ला सकते हैं, यानी नॉर्मल हेक्सेन के बाद 2 मैथिल पेंटेन और 3 मैथिल पेंटेन इसके समवायव हैं। अगर 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं तो आपको 2 मैथिल समूह मिलते हैं, जिनको आप कार्बन नंबर 2 और 3 पर लगा सकते हैं। इसका नाम होगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। और एक और समवायव संभव है जिसमें एक कार्बन पर 3 मैथिल समूह लगा दिए हैं, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन इसका नाम है। अब यहाँ इन संरचनाओं को देखकर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तथा 4 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क कार्बन परमाणुओं की पहचान कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल हेक्सेन में जो सिरे वाला कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। यानी सिरे वाले जो कार्बन होते हैं वो हमेशा प्राथमिक होंगे, 1 डिग्री होंगे। ये जो कार्बन है दूसरे नंबर पे, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर CH2 से और इधर CH3 से, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हेक्सेन में 2 तो 1 डिग्री कार्बन है सिरे वाले, ये वाला और ये वाला, और बीच के जो 4 कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी द्वितीयक कार्बन है। 2 मैथिल पेंटेन की बात करें आप तो इसमें 1, 2 और ये 3, ये 3 प्राथमिक कार्बन है, ये 1, ये 2 ये द्वितीयक कार्बन है, और ये एक तृतीयक कार्बन भी इसमें है जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इधर ये CH3 से, इधर CH3 से और इधर ये पूरा CH2 CH2 CH3 है। तो इस प्रकार इसमें एक तृतीयक कार्बन भी है। 3 मैथिल पेंटेन भी इसी प्रकार से ये तृतीयक कार्बन है। और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन में आप देखें तो इसमें 2 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला और ये वाला, और बाकी 4 जो है वो 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि वो सिरे पर है ये चारों। और 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन में एक कार्बन चतुष्क कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है और ये प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन कुल कितने हैं आप आसानी से पता लगा सकते हैं, सिरे वाले जितने भी हैं 1, 2, 3 और ये 4, कुल 4 इसमें प्राथमिक कार्बन हैं। समवायव संख्या
मीथेन में कोई समावयव नहीं होता, यानी केवल एक समावयव संभव है। इथेन में भी एक समावयव संभव है। प्रोपेन में भी एक समावयव संभव है, जैसा आपको अभी बताया था। ब्यूटेन के 2 समावयव संभव हैं। पेंटेन के 3 समावयव संभव है, ये भी आप देख चुके हैं। इसी प्रकार से हेक्सेन के 5 समावयव संभव हैं। हेप्टेन में 9 समावयव संभव हैं। C8H18 ऑक्टेन के 18 समावयव संभव हैं। नोनेन में 35 समावयव संभव हैं और डिकेन के 75 समावयव संभव हैं। अभी हमने जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की किस प्रकार की समावयवता होती है। अब हम देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का विरचन किस प्रकार से किया जाता है। आइए देखते हैं विरचन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विरचन की 3 विधियां हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से, एल्किल हैलाइडों से और कार्बोक्सिलिक अम्लों से। एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से एल्केन का निर्माण करते हैं। ये एल्कीन है एथीन, इसके हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा इथेन प्राप्त होता है। ये जो धातुएं हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, इनकी सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को ये धातु सक्रिय करती हैं। क्रिया प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में सामान्य ताप व दाब पर होती हैं। सामान्य निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया अधिक ताप व दाब पर होती हैं। ये एल्कीन है, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया हुई इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, तो आपको मिला एल्केन। प्रोपीन से आप प्रोपेन प्राप्त करते हैं। प्रोपाइन से भी आप प्रोपेन प्राप्त करते हैं। इसमें यहाँ एक हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अणुओं का उपयोग होगा। इस प्रकार से आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों से एल्केन बनाने की 2 विधियां हैं, एक अपचयन द्वारा और दूसरा वुड्स अभिक्रिया। अपचयन के लिए हम जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्लोरोमीथेन आपने लिया, जिंक और HCl से इसकी क्रिया करवाने पर आपको मीथेन प्राप्त होता है, ये अपचयन है। क्लोरोएथेन यदि आप लेते हैं तो आपको मिलेगा एथेन। फ्लोराइडों के अलावा सारे एल्किल हैलाइड्स का हम इस क्रिया द्वारा अपचयन करा सकते हैं। दूसरी विधि है वुड्स अभिक्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यह सम कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। इसमें आप देखिए ब्रोमोइथेन आपने लिया है, इसके 2 अणु क्रिया करेंगे सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इथेन प्राप्त होता है, यानी कार्बन की संख्या दुगनी हो गई। ये सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है NaBr और ये CH3 से जुड़कर एथेन बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की संख्या दोगुनी हो जाती है। किसके कार्बन की संख्या से? एल्किल हैलाइड के कार्बन की संख्या से एल्केन में कार्बन दुगने प्राप्त होते हैं। अगर आप ब्रोमोइथेन लेते हैं और उसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है, यानी दुगने कार्बन वाला एल्केन मिलता है। क्या होगा यदि 2 असमान एल्किल हैलाइड लेते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आपको एल्केनों का एक मिश्रण प्राप्त होता है, केवल एक एल्केन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमोमीथेन लिया आपने और ब्रोमोइथेन लिया तो आपको प्रोपेन मिलेगा, इथेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा। अगर इसके 2 अणु क्रिया करते हैं आपस में ब्रोमोइथेन के तो आपको ब्यूटेन मिलता है, इसके 2 अणु क्रिया करते हैं तो आपको इथेन मिलता है, और इन दोनों का एक एक अणु क्रिया में भाग लेता है तो आपको प्रोपेन मिलता है। इसीलिए ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है कि जब आपको विषम कार्बन परमाणु वाला एल्केन बनाना हो, क्योंकि इसमें एक ही एल्केन के स्थान पर कई एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अभी आपने देखा कि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से और एल्किल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी विधि कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा और कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम एल्केन बना पाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसके साथ गर्म करने पर
आपको एल्केन प्राप्त होता है। और जो एल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है, इसीलिए ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अणु विलोपित हो जाता है। ये जो CH3CONA है, ये सोडियम एसीटेट आप देख रहे हैं, इसकी सोडा लाइम से क्रिया कराने पर केवल ये वाला जो भाग है ये एल्केन में बदलता है और ये Na2CO3 निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में। ये सोडियम कार्बोनेट, ये सामान्य अभिक्रिया आप देख रहे हैं, RCONA प्लस NaOH शुष्क आसवन इसका कराते हैं तो ये R और ये H यानी एल्केन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसको विकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। प्रश्न है, प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आपको प्रोपेन बनाना है और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना है, तो आपको एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ेगा, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल लेना पड़ेगा। और ब्यूटेनोइक अम्ल के सोडियम लवण का आप उपयोग करेंगे, उसकी सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे तो विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा आपको प्रोपेन प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो विकार्बोक्सिलीकरण की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में ये CO जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, तो इसका विकार्बोक्सिलीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। ये CO2 निकल जाती है और ये RCOCH3 यानी कार्बोनिल यौगिक आपको मिलता है। यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो विकार्बोक्सिलीकरण गर्म करने पर ही हो जाता है, यानी कि ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको गर्म करने पर ही CO2 का एक अणु निकल जाएगा और आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में इथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। अब प्रश्न है, निम्न के विकार्बोक्सिलीकरण उत्पाद बताइए। इसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन वाला यानी एसिटिक एसिड है, तो आपको मीथेन मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन आपने अभी देखा है कि कम हो जाता है। ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आपको इथेन प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें 3 में से एक कार्बन कम हो जाएगा। और यहाँ इस यौगिक में आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन विलोपित हो जाएगा, विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। इस वाले यौगिक में 4 कार्बन हैं, इस COH समूह के CO2 का विलोपन होने से आपको प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इन तीनों उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि पहले से मीथेन प्राप्त होता है, दूसरे से इथेन प्राप्त होता है और तीसरे से प्रोपेन प्राप्त होता है, तो ये विकार्बोक्सिलीकरण है। दूसरी विधि है कॉल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। ये देखिए आप, सोडियम एसीटेट कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, इसका आप विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो आपको इथेन प्राप्त होगा। इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सोडियम एसीटेट जो होता है, इसको जब विद्युत अपघटन इसका कराते हैं तो 2 आयन प्राप्त होते हैं। एक ये एनायन प्राप्त होता है CH3CO- और 2Na+, ये कैथोड पर जाएगा और ये एनायन एनोड पर जाएगा। अब एनोड पर जब ये एनायन चला गया है तो क्या होगा, ये ऋणावेश जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है एनोड पर, तो ये एक मूलक बन जाता है, कार्बोक्सिलेट मूलक। और ये कार्बोक्सिलेट मूलक में फिर समांश विखंडन होता है इस प्रकार से, और ये CH3 मुक्त मूलक बनते हैं, 2 CH3 मुक्त मूलक बनेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये 2 CH3 मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके आपको क्या देंगे, एल्केन देंगे, जो आप बनाना चाहते थे। तो एनोड पर आपको एथेन प्राप्त होता है। कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर आपको एल्केन प्राप्त होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स का विरचन कैसे किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विरचन के लिए हमने 3 विधियां देखी। पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, दूसरा एल्किल हैलाइड से और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। भौतिक गुणधर्म, एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध के सहसंयोजक गुण
तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल्स पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैसें हैं, C5 से C17 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने आदि के लिए किया जाता है। ग्रीस जो उच्च एल्केनों का मिश्रण होता है अध्रुवीय है, अतः यह जल विरोधी प्रकृति का होगा एवं अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतरा आणविक वान डेर वाल्स बल्स बढ़ते हैं, जिससे उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या के बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतर आणविक बल होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब अणुभार बढ़ता है तो हर CH2 की वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, और यदि पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो क्वथनांक कम होता है। ये उदाहरण आप देख चुके हैं। पेंटेन में जो नॉर्मल पेंटेन है उसका क्वथनांक 309.1 केल्विन है, 2 मेथिल ब्यूटेन का क्वथनांक 300.9 केल्विन है, और 2 डाइमेथिल प्रोपेन यानी श्रृंखला बढ़ गई है तो क्वथनांक और कम हो गया है, 282.5 केल्विन है। तो आप याद रखिएगा, अशाखित एल्केन का क्वथनांक ज्यादा होता है शाखित एल्केन की अपेक्षा। क्रिस्टल संरचना में अणुओं की व्यवस्था पर गलनांक निर्भर करता है। अधिक सममित संरचना वाले एल्केनों के गलनांक अधिक होते हैं। कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन का गलनांक उसके निकटवर्ती विषम संख्या वाले एल्केन से हमेशा अधिक होता है। इसका कारण सम संख्या वाले एल्केन में कार्बन दोनों ओर समान होते हैं, जबकि विषम संख्या वाले एल्केन में एक और होते हैं। ये देखिए आप, इधर सम संख्या वाले में ये जो 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन इधर हैं और 3 कार्बन उधर हैं, जबकि विषम संख्या वाले एल्केन में एक तरफ 3 कार्बन दिख रहे हैं, दूसरी तरफ 4 कार्बन दिख रहे हैं। इस असमानता के कारण इनका गलनांक कम होता है, जबकि सम संख्या वाले जो एल्केन हैं उनका गलनांक अधिक होता है। इस भाग में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, इनमें कितने प्रकार की समावयवता होती है, इनका विरचन कैसे करते हैं, और इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में हमने देखा। अगले भाग में हम जानेंगे कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, इनके स्वरूपण क्या हैं, और एल्कीनों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।